प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो लोग भिड़कर बार बार हारते हैं वो फिर से मोदी के खिलाफ हाथ पैर पटकने में लग गए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो मोदी को झुका नहीं पाए, टैरिफ घटाना पड़ा, ट्रेड डील करनी पड़ी, वो अब फिर से आग उगलने लगे। उधर राहुल गांधी भी इसी में लगे हुए हैं। ट्रेड डील को लेकर नया अटैक नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने कर दिया और राहुल गांधी का तो अपना अलग ही दुख है। उनके यूथ कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट में जो कपड़ा उतार शर्मनाक हरकत की थी उसकी नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ बखिया उधेड़ कर रख दी बल्कि राहुल गांधी के यूथ कांग्रेस के जो चेले चपाटे हैं उन पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है कि मोदी के विरोध के चक्कर में कपड़ा फाड़ प्रदर्शन करके देश की बदनामी करवाने का सारा भूत उतर जाएगा। जिसने भी ये सब किया सबको छीला जा रहा है बॉस। मैसेज क्लियर है कि देश की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे सामने कोई भी हो। आप देखिए कि राहुल गांधी ने कल पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करके दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन आज ही यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष अरेस्ट हो गया बॉस। इसी से कांग्रेस में ऐसी खलबली मच गई कि जो राहुल गांधी कांग्रेस के प्रदर्शन पर 3 दिन से चुप थे, अब वो 24 घंटे में 2 बार पीएम मोदी को टारगेट कर चुके। पीएम मोदी के हमले से राहुल गांधी इतना तिलमिला गए कि धमकी दे रहे हैं कि मोदी को कोई ताकत बचा नहीं सकती। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को घेर तो रहे हैं, पर सच यह है कि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप खुद घिरे हुए हैं। राहुल गांधी माहौल बना रहे कि ट्रंप ने तो पीएम मोदी को चोक कर दिया, जबकि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप खुद चोक हो रखे हैं। टैरिफ और तेल पर पीएम मोदी से भिड़ने वाले ट्रंप का पूरा खेल पलटता जा रहा है। जो ट्रंप दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने में लगे हुए थे वो अब डरे हुए हैं कि कहीं कोई देश उनके साथ खेला ना कर दे। डोनाल्ड ट्रंप को यह डर क्यों सता रहा है? क्यों शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है? क्यों उन लोगों के पैसे डूब रहे हैं? अमेरिका में क्या चल रहा है और यहां भारत में कैसे राहुल गांधी अपने बब्बर शेरों को लेकर हंगामा मचा रहे हैं, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है आप। और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की बात तो आगे करूंगा, क्योंकि जब से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ का भूत बनाया है तब से ट्रंप अलबलाए हुए हैं। उनकी सनक का लेवल एक लेवल और ऊपर चला गया है। वो भाई साहब अब क्या धमकी दे रहे हैं? क्या ट्रंप की धमकियां भारत के लिए भी हैं? कैसे ट्रंप इन धमकियों से अमेरिका को और डुबाते चले जा रहे हैं, सब बताऊंगा। लेकिन पहले राहुल जी की बात कीजिए, जो एक के बाद एक कांड से कांग्रेस की नैया डुबाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए थी उस हरकत का बचाव कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिन लोगों ने एआई समिट में कपड़ा फाड़ तमाशा किया, उन लोगों को राहुल गांधी बब्बर शेर बता रहे थे। उनके प्रदर्शन की तुलना में भगत सिंह और महात्मा गांधी की बातें की जा रही। सोचिए क्या हाल हो गया बॉस। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस का क्या हाल है कि पूरा देश थू थू कर रहा है और उसे ये माथे पे लगा के घूम रहे हैं जैसे कोई बड़ी वीरता का काम किए हैं। कांग्रेस की हरकतें देखकर तो इंडी गठबंधन की पार्टियों ने भी कांग्रेस से किनारा किया हुआ है, लेकिन बच गए सिर्फ राहुल गांधी और उनकी वही युवा टीम। भयंकर छीछा लेदर हो रही है, फिर भी खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, मोदी पर अटैक करने लगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। राहुल गांधी ने आज भोपाल में किसान रैली की। रैली में पीएम मोदी को नया चैलेंज दे दिया। उधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि एआई समिट की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को आज 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपियों पर दंगा भड़काने की धारा जोड़ी है। इधर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके दफ्तर के बाहर ही रोक दिया कि यहीं रुको। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस और उनका आमना सामना होगा।
दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि उन्हें इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उसके बाद विदा कर दिया। देखिए क्या हुआ। विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धारा 163 BNSS के उल्लंघन। इधर यूथ कांग्रेस ने हल्ला काटा, उधर राहुल गांधी मैदान में उतरे। भोपाल में राहुल गांधी ने किसान रैली की। राहुल गांधी ने इस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ एक नई थ्योरी लाई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नया चैलेंज दे दिया कि वो अमेरिका से ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। राहुल गांधी ने दावा किया कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुनिया भर के देश अमेरिका से अपनी डील रद्द कर रहे हैं, रीनिगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप है। और राहुल गांधी यही लॉजिक लेकर आए कि क्योंकि अमेरिका ने ट्रंप ने पीएम मोदी को चोक किया हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी को एप्स्टीन फाइल और अडानी केस का डर है, इसलिए पीएम मोदी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार सुनिए इनको। उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। यह नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नरेंद्र मोदी की आंखें देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के मुंह से क्या शब्द निकला नहीं निकला, इनका जीवन इसी में बीत रहा है। अपनी रैली कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ और कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता तुम लोग सुन लो। इनको भी पता है कि इनको सुनने वाले बीजेपी के लोग आए होंगे कि देखें वहां क्या हो रहा है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बाकी देश तो अमेरिका से डील रद्द कर रहे हैं, बाकी देश तो रीनेगोशिएट कर रहे हैं, पीएम मोदी चुप है। इसकी सच्चाई भी आपको बता देता हूं। अभी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का स्टेटस यह है कि इस डील को लेकर होने वाली बातचीत रुक गई है। कल यानी 23 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत होनी थी। इसके लिए भारत से एक टीम को अमेरिका जाना था, लेकिन यह बातचीत अभी रुक गई है और इसकी वजह है टैरिफ पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ट्रंप के फैसले। जो बैठक होनी थी उसमें भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के लीगल टेक्स्ट फाइनल होने थे, लेकिन अब दोनों तरफ से आपसी सहमति से इस मीटिंग को टाल दिया गया। अब इस बैठक की नई डेट आपकी सहमति से भविष्य में फिक्स की जाएगी, आपसी सहमति से, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इस वजह से हालात बदल गए। इस बदले हालात का क्या असर पड़ेगा, भारत भी इसको रिव्यू कर रहा है, उसके बाद बातचीत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री नए हालात को रिव्यू कर रही है। सब सामने है कि रिव्यू चल रहा है। राहुल गांधी कह दिए तो कह दिए कि मोदी के मुंह से शब्द नहीं निकला तो नहीं निकला। ट्रेड डील पर बातचीत टल जाना, बदले हालात को रिव्यू करना, इसके तो सीधे सीधे दो मतलब हैं। पहला तो यह कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तो चुप है, जबकि इसके उलट सरकार यह कह रही है कि वो बदले हालात को रिव्यू कर रही है। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने दबाव डालकर रखा हुआ है और मनमर्जी की डील करवा रहे हैं। लेकिन अगर यह सच होता तो फिर अमेरिका पुरानी ही डील को क्लोज करने के लिए कहता और बदले हुए हालात को रिव्यू करने के लिए ना कहता, और ना ही 23 तारीख की मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए सहमति देता, और ना भारत ऐसा कर पाता। 23 तारीख की मीटिंग क्यों नहीं हुई? अगर नरेंद्र मोदी चोक्ड हैं, ये राहुल गांधी से कौन पूछेगा? उनके आसपास के लोग तो पूछेंगे नहीं, कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं पाएंगे पूछने के लिए, और मीडिया पूछेगी तो कहेंगे कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो वो जो बोलते हैं। यानी राहुल गांधी जो माहौल बना दे रहे हैं कि दूसरे देश तो अमेरिका से रिनेगोशिएट कर रहे हैं, भारत चुप है। इन आरोपों में दम अभी तो नहीं दिख रहा।
भारत भी रिनेगोशिएट कर रहा है और यही सही रणनीति है, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई चीजें बदल जाएंगी। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी यह भी दावा कर रहे हैं कि दूसरे देश तो डील रद्द कर रहे हैं, पीएम मोदी में वो हिम्मत नहीं है क्योंकि वो प्रेशर में। इसका सच भी बताता हूं। पहली बात तो यह कि अभी तक किसी बड़े देश ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कैंसिल करने का कोई ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी को अलग से फोन करके बताया होगा तो जब बताया होगा, हम लोगों को तो नहीं पता, मीडिया में नहीं है खबर। अभी तक यूरोपीय यूनियन ने ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील को होल्ड पर डाला है, यानी रोका है, कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की संसद में ट्रेड डील पर वोटिंग होनी थी। पुरानी डील में यूरोपियन यूनियन के कई प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ वाली छूट मिली थी, लेकिन ट्रंप के नए ग्लोबल टैरिफ वाले ऐलान के बाद ईयू में भी कंफ्यूजन है कि भाई वही पुरानी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए ईयू ने पुरानी डील को पॉज लगा दिया, रोक दिया, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि ईयू का कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत की डील का लीगल टेक्स्ट तक तैयार नहीं है, तो डील को रद्द करने की बात कहां से आ जाएगी। जिस चीज को रोका जा सकता था, भारत ने उस चीज को रोक दिया कि भाई अभी वहीं रुकिए, हम नहीं आ रहे, हम देखेंगे, बात करेंगे। आप यह भी समझिए कि भारत को पहले यह अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और प्रेशर में ट्रंप कभी भी कुछ भी फैसला कर सकते हैं। इसलिए ट्रेड डील में भारत ने एक ऐसा क्लॉज जोड़ा जिसका फायदा अब भारत को मिल सकता है, और यह है ट्रेड डील का क्लॉज नंबर 8। क्लॉज 8 के मुताबिक, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस टू द अग्रीड अपॉन टैरिफ्स ऑफ ईदर कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अग्री दैट द अदर कंट्री मे मॉडिफाई इट्स कमिटमेंट्स। यानी कोई भी देश अगर अपने टैरिफ में परिवर्तन करता है तो दोनों में से कोई भी देश अपने कमिटमेंट में भी बदलाव कर सकता है। यानी भारत ने पहले ही यह समझा हुआ था, भाई अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कल है, उसके लिए रुके थोड़ी रहते। डील कर ली, लेकिन स्मार्टली यह क्लॉज डाल दिया कि तुम कुछ पलटी मारोगे तो हम भी पीछे हो जाएंगे, और अब भारत ऐसा कर सकता है। यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आज राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी के खिलाफ नया माहौल बनाने की कोशिश की, उसमें भी कोई दम नहीं निकला। उल्टे राहुल गांधी ट्रेड डील पर सवाल उठाकर अपने ही नरेंद्र सरेंडर वाले नैरेटिव पर फिर पानी फेर दिए, क्योंकि दुनिया तो देख रही है कि भारत ने भी ट्रेड डील पर बातचीत को रोक दिया। लेकिन जो बात दुनिया को समझ में आ जा रही है, जनता को समझ में आ जा रही है, इंडी गठबंधन वालों को समझ में आ जा रही है, राहुल गांधी को समझ आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी एआई समिट वाले कांड पर पानी डालने में लगे हुए। इसलिए आज भोपाल की रैली में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया एंगल लेकर आए, नए थ्योरी लाए। दावा कर दिया कि इधर लोकसभा में उनका भाषण हुआ, उधर नरेंद्र मोदी ने बिना कैबिनेट को बताए डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करके ट्रेड डील को फाइनल कर दिया। राहुल गांधी की नई कहानी सुनिए, आनंद लीजिए। 4 महीने यह डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण किया। भाषण में मैं सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करने जा रहा था, मैं 2-3 चीज और कहना चाहता था। मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। अब राहुल गांधी की कहानी आप सुन रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े गए, गडकरी जी को नहीं बताए, शिवराज सिंह चौहान को नहीं बताए, राजनाथ जी को भी नहीं बताए, और ट्रंप को फोन लगा के बोल दिया कि डील कर लेते हैं। इनको बता दिए कि मैं गया हूं भाग के और मैं वहां चोरी से फोन कर रहा हूं, किसी को नहीं बताया, तुमको बता रहा हूं बस। तुम बाद में भोपाल में रैली में बताना, अभी मत बताना बीच में। कह रहे हैं कि जो मैं 2-3 बात और बोलने वाला था
तो जब आप बोले ही नहीं तो नरेंद्र मोदी उसी से डर गए जो नहीं बोले, और कह रहे हैं कि भाई 4 महीने से कोई बात नहीं हुई थी। तो 4 महीने से कोई बात नहीं हुई, इधर नरेंद्र मोदी ने फोन किया और इतनी जो डिटेलिंग आई वो हवा से आ गई। क्या कहानी सुना रहे बॉस? कहानी में भी तो कम से कम दम चाहिए। ओटीटी वाला सब भी नहीं खरीदेगा ये इसको चलाने के लिए, इस कहानी को। राहुल गांधी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बच ही नहीं सकते, कोई शक्ति नहीं बचा सकती। यही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बना रहे थे कि अब गिरेगी सरकार, तब गिर जाएगी सरकार, साल भर नहीं चलेगी। 2 साल होने को है, कुछ नहीं हुआ। कैसी भविष्यवाणी करते हैं जी, देखिए। अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। अब ना कोई नहीं बचा पाएगा। राहुल जी ने बोल दिया, कभी बोलते हैं भूकंप आएगा, कभी बोलते हैं आंधी आएगी, कभी मोदी बच नहीं पाएंगे, कभी उनकी आंख में देखो, कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, कभी फोन कॉल सुन ले रहे हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अडानी और एप्स्टीन फाइल को लेकर नरेंद्र मोदी इस कदर फंस गए हैं कि उन्होंने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन आप देखिए कि जिस डोनाल्ड ट्रंप की बात करके राहुल गांधी ये सब माहौल बना रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद बुरी तरह फंसे हुए हैं। ट्रंप का हाल यह है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घनघोर बेइज्जती कर दी कि ट्रंप गुस्से में नई नई धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप जिस ग्लोबल टैरिफ के दम पर दुनिया को अकड़ दिखा रहे थे, उस ग्लोबल टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। ट्रंप झल्ला गए। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के बकवास फैसले की आड़ में हमसे गेम खेलना चाहता है, खासकर वो देश जिन्होंने सालों तक अमेरिका को छला है, तो उन्हें और ज्यादा टैरिफ का सामना करना होगा। अभी जिस टैरिफ पर सहमति बनी है उससे कहीं ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर बता दिया कि कोई देश उनके साथ गेम खेलना चाह रहा है, और यह भी संकेत दे दिया कि अभी हाल ही में डील हुई है। तो अगर यह संदेश भारत के लिए है, क्योंकि भारत की भी बातचीत टल गई है, तो भाई अगर नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है किसी को? हालांकि यह पता नहीं किसके लिए है, उन्होंने नाम नहीं लिखा। डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी बता रही है कि वो कितने पैनिक मोड में हैं। वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ खेला हो सकता है। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किससे इतना घबरा रहे हैं? कौन सा देश है जिसे लेकर ट्रंप को लग रहा है कि वो खेला कर देगा? क्या ट्रंप की नई धमकी भारत के लिए है या यूरोपीय यूनियन के लिए है? क्या ट्रंप को लग रहा है कि पीएम मोदी उनके साथ खेला कर देंगे? सवाल तो यह भी है कि पीएम मोदी या कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर ट्रंप के साथ ऐसा क्या खेल कर देगा जो ट्रंप टेंशन में है। जो ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे कहीं खेला ना करें, वो खुद क्या करते रहे वो भी याद कर लीजिए। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी क्योंकि उन्हें कनाडा में दिखाए गए एक टीवी एड से दिक्कत थी। स्विट्जरलैंड पर इसलिए टैरिफ बढ़ाया क्योंकि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बोलने के लहजे से ट्रंप नाराज थे। ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि ब्राजील में ट्रंप जिस नेता को पसंद करते हैं उस पर मुकदमा चल रहा था। तो इनकी सनक का लेवल तो यह है। आप यह भी देखिए कि 24 घंटे से भी कम समय में ट्रंप ने फिर से टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया, और इसके लिए अमेरिकी कानून की उस धारा का इस्तेमाल किया जिसके खिलाफ खुद ट्रंप की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थी। तो इनका तो लोगों का बीपी ऊपर नीचे होता है, इनकी सनक का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, और राहुल गांधी इन्हीं को बेस बना के अपने यहां सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ट्रंप इसलिए अलबलाए हुए हैं क्योंकि टैरिफ पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने ट्रंप का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। जो ट्रंप टैरिफ के दम पर दुनिया को धमका रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हे, क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस फैसले से ट्रंप की भयंकर फजीहत हो गई, क्योंकि ट्रंप तो दिखा रहे थे कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाइन में खड़ा कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है कि कहीं उनके टैरिफ का डर ही ना खत्म हो जाए। जिन जिन देशों से उन्होंने ट्रेड डील की है, टैरिफ की नई दरें तय की हैं, कहीं फिर से ट्रेड डील की फाइल ना खोल दें, और ऐसा भी हो रहा है, हो भी रहा है। वजह है कि ट्रंप डरे हुए दिख रहे हैं। अब वो दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चक्कर में मत पड़ना। आप उनके बयानों से समझिए, ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा। यानी राहुल गांधी यहां भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बचा सकता।
डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन के तो लग रहा है कि वो खुद बचेंगे या नहीं यही नहीं पता। और ट्रंप लगातार गिरे हुए हैं, उनकी रेटिंग गिरी हुई है, अमेरिका के शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। टैरिफ से जितना पैसा आया उससे भी वापस करना पड़ सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई एक परेशानी हो तो बताई जाए, उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो धाएं 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 नीचे गिर रही है। अगर आप देखिएगा कि जो ट्रंप की रेटिंग है, अगर आप उसको देखने बैठिएगा, ट्रंप की रेटिंग अमेरिका के अंदर, मतलब कितने लोग आपको पसंद करते हैं और कितने लोग नापसंद करते हैं। जो लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं कि ना ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए भक्त, उनकी संख्या आज की डेट में बढ़कर हो गई है 60% अमेरिकी कह रहे हैं कि भक्त ना चाहिए। और जो अप्रूव करने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटकर मात्र 29% रह गई है बॉस। और यह दूसरे कार्यकाल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की। डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़ने का मतलब है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। और अब तो चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। ऐसे आदमी को जिसको अमेरिकी पसंद नहीं कर रहे, राहुल गांधी अपने देश में सवाल उठाने के लिए बेस बनाते हैं। सोचिए, ट्रंप की रेटिंग की तरह ही अमेरिका का मार्केट भी गिर रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में भूचाल आया हुआ है। ट्रंप की पॉलिसी पर मार्केट भरोसा नहीं कर पा रहा। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई थी। डो जोन्स में 822 अंक यानी 1.66% की गिरावट आई। नैस्डैक में 258 अंक यानी 1.13% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा S&P 500 इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। और यह सब हुआ ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों की वजह से। इसी वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब अमेरिका में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। 22 डेमोक्रेट सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें टैरिफ से वसूली रकम वापस करने की मांग की गई है। 180 दिन के अंदर टैरिफ से वसूली रकम वापस की जाए और यह रकम $175 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए बॉस। इस रकम पर ट्रंप प्रशासन से ब्याज की भी मांग की गई है। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि इससे छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तो अमेरिकी कंपनियों ने भी ट्रंप को घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका की दिग्गज डिलीवरी कंपनी फेडेक्स ने ट्रंप प्रशासन से रिफंड की मांग करते हुए कोर्ट में केस कर दिया है। फेडेक्स ने यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में केस फाइल किया है। फेडेक्स ने टैरिफ के रूप में दिए पैसों का फुल रिफंड मांगा है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका में ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ सकती है। कई कंपनियां टैरिफ रिफंड की मांग को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान परेशान किया हुआ है और इसी वजह से अब अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की वजह से अमेरिका की किरकिरी हो रही। ट्रंप के बाद जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसका पूरा कार्यकाल सभी से माफी मांगते मांगते निकलेगा, लोग कह रहे हैं। ट्रंप भले ही अब भी छाती पीट रहे हो कि टैरिफ से अमेरिका को लाखों करोड़ का फायदा हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी पब्लिक को झेलना पड़ा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के मुताबिक ट्रंप ने अलग अलग देशों पर जो टैरिफ लगाया उसका 90% बोझ अमेरिकी जनता ने उठाया। ट्रंप के टैरिफ को पब्लिक के लिए नया टैक्स बताया जा रहा है। 2025 में औसत अमेरिकी परिवार को 90,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ा। 2026 में औसत अमेरिकी परिवार को 1,18,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ अवैध होने पर भी अमेरिकी पब्लिक को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर टैरिफ रिफंड होता है तो वो कंपनियों के पास जाएगा। यानी अमेरिकी पब्लिक ने टैरिफ का तो बोझ उठाया, लेकिन उनको रिफंड नहीं मिलेगा। किसकी वजह से? इस आदमी की वजह से, इस आदमी की सनक की वजह से। और आप सोचिए, राहुल गांधी इस आदमी को बेस बनाते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो ये आदमी कुछ भी बोल दे दौड़ने लगती है एकदम से। देखो देखो उधर कुछ गिरा है, कहीं मोदी के खिलाफ काम आ जाएगा। और इसीलिए ना ट्रंप का पैंतरा चल रहा है ना यहां वालों का। पाठशाला में अगला चैप्टर, मेरठ के बाद एक और नीला ड्रम वाला कांड। सब हैरान है, बेटे ने बाप के टुकड़े करके नीले ड्रम में क्यों भरा? कहीं बेटा कातिल बन जा रहा है, कहीं बेटियों ने पिता की गर्दन काट दी। भाई, ऐसी शॉकिंग खबरें आई हैं कि सुनकर दिल दहल जाएगा। नीले ड्रम से ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं कि जब भी नीले ड्रम की बात होती है लोग घबरा जाते हैं। नीले ड्रम वाली मुस्कान की कहानी तो पुरानी हो गई, लेकिन नीले ड्रम का अब एक ऐसा नया कांड हुआ है जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। लोग हैरान है बॉस कि कोई बेटा अपने पिता के टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में भर सकता है। लखनऊ में ऐसा ही एक खौफनाक केस हुआ है। बेटे पर आरोप है कि उसने अपने पिता को मारा,
फिर बाथरूम में जाकर आरी से शव को काटा और फिर टुकड़े करके नीले ड्रम में छुपा दिया। इस आरोपी बेटे ने ऐसा क्यों किया? अपने ही पिता को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में क्यों भरा? आज आप ये भयानक केस सुनिएगा ना तो रूह कांप जाएगी। कहीं पर बेटा खूंखार कातिल बन रहा है, कहीं बेटियों ने पिता की गर्दन ही काट दी, कहीं पर टॉपर बेटे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ऐसी ऐसी शॉकिंग घटनाएं आ रही हैं कि भाई परिवार में विश्वास खत्म हो जाए। अब मां बाप बच्चों से भी डरेंगे क्या कि कल को मार देगा? सोचिए क्या हाल हो जाएगा। नहीं, प्री प्लान मर्डर है क्योंकि राइफल उसने लोड करके रखी थी और नीला ड्रम खरीद के रखा था, बैग वगैरह रखे थे और सारा कुछ। शव को हटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उसने शव को थोड़ा कट किया है और कुछ पार्ट्स को किसी जगह उसने फेंक दिया है। सबसे पहले बात लखनऊ के उस नीले ड्रम वाले खौफनाक कांड की जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन्न है। लखनऊ में एक पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह की उनके ही बेटे ने गोली मारकर हत्या कर दी। मानवेंद्र सिंह का शव उनके ही घर में नीले ड्रम में रखा हुआ मिला। नीले ड्रम में घर में रखी लाश रखी हुई है। इसका पता भी तब चला जब बदबू आनी शुरू हुई और पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो उसके भी होश उड़ गए। पता चला कि मानवेंद्र सिंह का बेटा अक्षय प्रताप सिंह ही आरोपी है। उसी ने पिता की हत्या की। यह भी देखिए कि मानवेंद्र सिंह के बेटे ने यह कांड करके अपने पिता के गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि 20 फरवरी को आरोपी अक्षत ने अपने पिता की हत्या की थी। 3 दिन तक शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता रहा और कुछ हिस्से नीले ड्रम में छुपा दिए। इस दौरान वो घर पर आराम से काम भी करता रहा। रिश्तेदारों का आरोप है कि बेटे ने सोची समझी प्लानिंग के तहत अपने पिता का मर्डर किया। आरोपी के रिश्तेदारों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वजह क्या थी कि बेटे ने पिता को मार के नीले ड्रम में बंद कर दिया। लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है, उसने पहले से सोच रखा था। उसको क्या गिल्टी थी, क्या परेशानी थी, वो तो वही बता पाएगा। लेकिन ये प्री प्लान मर्डर है क्योंकि राइफल उसने लोड करके रखी थी और नीला ड्रम खरीद के रखा था, बैग वगैरह रखे थे और सारा कुछ प्री प्लान। मुझे तो लग रहा है कि प्री प्लान मर्डर है। लखनऊ का यह कांड जैसे ही सामने आया, जैसे ही इसकी खौफनाक डिटेल्स बाहर आई, हर किसी का दिल दहल गया। आप देखिए कि क्या क्या किया इस बेटे ने अपने पिता के साथ। पुलिस की पूछताछ में जो बातें बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक पिता की हत्या करने के बाद आरोपी बेटा उनके शव को 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे में लेके गया। इसके बाद वो बाजार जाकर एक लकड़ी काटने वाली आरी लेकर आया और फिर उसने अपने पिता की लाश के टुकड़े कर दिए। आरोप है कि शव के सिर और कुछ टुकड़ों को आरोपी ने कार में ले जाकर घर से करीब 21 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दिया, लेकिन वो पिता के शव के धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा। इसके बाद आरोपी को मेरठ वाले मुस्कान कांड की कहानी याद आई और उसने नीला ड्रम खरीदने का फैसला किया। वो फिर बाजार गया और वहां से नीला ड्रम खरीद कर लाया। आरोपी ने घर पहुंचने के बाद बंद कमरे में पिता के धड़ को ड्रम में डाल दिया। आरोप तो यह भी है कि आरोपी अक्षत बड़ी मात्रा में एसिड भी खरीद कर लाया था और ड्रम में एसिड डालकर पिता के शव के टुकड़ों को गलाने की कोशिश कर रहा था। आप सोच रहे हैं, इतना सा लड़का है और दिमाग देख रहे हैं इसका कितना चला। बाप को मार दिया और उसके बाद बाप के साथ क्या किया? घर के ग्राउंड फ्लोर से उसी नीले ड्रम को बरामद कर लिया गया जिसमें आरोपी ने अपने पिता के धड़ को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। पुलिस क्या बता रही है ये भी सुनिए, फिर वजह बताता हूं। कि उनका जो पुत्र है अक्षय प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उसी दिन लगभग 4:30 बजे, 20 तारीख को सुबह 4:30 बजे राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी घर में ही। और उसके बाद से वो लगातार इससे बचता फिर रहा था और शव को हटाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उसने शव को थोड़ा कट किया है और कुछ पार्ट्स को किसी जगह उसने फेंक दिया है और धड़ का जो है वो मौके से मकान के ग्राउंड फ्लोर से बरामद हुआ। लखनऊ में हुए नीले ड्रम कांड के आरोपी बेटे ने अपने पिता को क्यों मारा, इसके बारे में खुलासा हुआ तो लोग और हैरान रह गए, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में पता चला कि आरोपी अक्षत के पिता चाहते थे कि वो नीट क्वालिफाई करके MBBS डॉक्टर बने, लेकिन वो इस बात पर अड़ा था कि डॉक्टर बनने के लिए उस पर जबरदस्ती न की जाए। अक्षत का पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं,
उसने पिता के कहने पर 2 बार नीट का एग्जाम दिया, लेकिन दोनों बार क्वालिफाई नहीं कर पाया। नीट के लिए बनाए जा रहे दबाव की वजह से वो 4 साल पहले घर से भाग भी चुका था, लेकिन पिता के मनाने पर घर लौट आया था। पूछताछ में आरोपी अक्षत ने खुद बताया कि वो अपने पिता से अच्छी कमाई के लिए पैथोलॉजी लैब की जगह रेस्टोरेंट खोलने के लिए कहता था। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को आरोपी अक्षत की अपने पिता से बहस हुई और गुस्से में पिता की लाइसेंसी राइफल से उन्हें ही गोली मार दी उसने। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला कि रात के वक्त अचानक घर में गोली की आवाज सुनकर आरोपी अक्षत की बहन जाग गई। वो दौड़ी दौड़ी पहुंची तो पिता को खून से लथपथ देखकर उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि अक्षत ने उसे भी धमकाया कि मर्डर के बारे में बताने पर उसे गोली मार देगा। रिश्तेदारों के मुताबिक इसी धमकी के डर से अक्षत की बहन पिछले 4 दिनों से घर में ही कैद रही। बहन को दी गई धमकी पर मृतक के रिश्तेदारों ने क्या बताया वो सुनिए। बहन थी वो ऊपर ही थी, बहन के सामने ही सारी घटनाएं हुई हैं। बहन का ये कहना है कि भाई ने ये कह दिया था कि तुम किसी को बताओगी नहीं, मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। उसको भयभीत कर दिया था। ये कैसे खुलासा कैसे हुआ? बहन ने ही बताया। बहन ने फैमिली को बताया? जी, बहन ने ही बताया। बहन अभी है, बहन ने ही बताया है। बहन को धमकाना, पिता के शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में छुपाना, शव के कुछ हिस्सों को घर से दूर ले जाकर फेंक देना, पिता के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाना। आरोपी बेटे अक्षत ने खुद को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग की। ऐसे में इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ और पुलिस का शक अक्षत पर कैसे गहराया, इसके बारे में भी बताता हूं। आरोपी अक्षत ने अपने पिता के बिजनेस पार्टनर्स के साथ पुलिस स्टेशन जाकर पिता के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक उसने कहानी बुनी कि पापा दिल्ली गए हैं, अब उनका फोन बंद आ रहा है। यही कहानी अक्षत ने पुलिस के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी सुनाई थी। लेकिन पुलिस का शक तब गहराया जब पुलिस मृतक मानवेंद्र सिंह की लास्ट लोकेशन ट्रैक करने लगी। मानवेंद्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिल्ली में नहीं बल्कि उनकी अपने ही लैब के पास मिली, जबकि बेटा उन्हें दिल्ली में बता रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में अक्षत बार बार बयान बदल रहा था। कभी वो कहता कि पिता ने सुसाइड किया होगा, कभी कहता कि वो कहीं चले गए हैं। बार बार बदलते बयानों की वजह से पड़ोसियों और पुलिस का शक गहराने लगा कि अक्षत झूठ बोल रहा है। ऐसे में उन वजहों के बारे में भी बताता हूं जिनकी मदद से इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पहली वजह, आरोपी अक्षत के पिता मानवेंद्र 3 मोबाइल रखते थे, तीनों बंद थे। और जब पिता के फोन की लास्ट लोकेशन लखनऊ में अपने घर के पास मिलने पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू की, तो पुलिस ने अक्षत से पूछा कि अगर तुम्हारे पिता दिल्ली गए हैं तो लोकेशन लखनऊ की कैसे मिल रही है। इस पर अक्षत हकलाने लगा। दूसरी वजह, आरोप है कि अक्षत बार बार अपनी कार को धो रहा था और जब उसकी चाची ने कार साफ करने में मदद की पेशकश की तो बड़ी सख्ती से चाची को मना कर दिया, लेकिन कार की डिक्की में खून के निशान रह गए थे। तीसरी वजह, अक्षत की कहानी पर पड़ोसियों को थोड़ा शक हुआ। पड़ोसियों ने अपने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसके बाद पता चला कि 19 फरवरी की रात मानवेंद्र अपने घर में जाते दिखे थे, लेकिन इसके बाद घर से बाहर नहीं निकले, जबकि अक्षत रात के अंधेरे में कई बार कार को घर से बाहर लेकर गया। यही सारी कड़ियां जुड़ी और अक्षत तक पुलिस पहुंच गई। नीले ड्रम का जो कांड लखनऊ में हुआ, उस तरह के कई कांड नीले ड्रम को लेकर हो चुके हैं। पिछले साल कई बार नीले ड्रम का इस्तेमाल मर्डर के बाद शव को छुपाने में हो चुका है। मार्च 2025 में मेरठ में पहली बार नीला ड्रम कांड हुआ था। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति की बड़ी बेरहमी से गला काटकर हत्या की, फिर लाश के 15 टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। फिर जून 2025 में लुधियाना में एक शख्स का शव नीले रंग के ड्रम में मिला था। जांच में दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा था। अगस्त 2025 में राजस्थान के अलवर में एक महिला ने अपने मकान मालिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को नीले ड्रम में छुपा दिया। यही ने ड्रम में नमक डालकर शव को गलाने की कोशिश की। अभी जनवरी 2026 में इसी साल झांसी के रहने वाले 64 साल के शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि यहां शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का नहीं बल्कि नीले बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए, बात सिर्फ नीले ड्रम की नहीं है, ना ही पिता का कत्ल करने वाले आरोपी बेटे की है। यह आजकल ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बहुत शॉकिंग है कि समाज में चल क्या रहा है। आपको यूपी का एक और केस बताता हूं। वारदात यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां एक बेटी ने अपने पिता की गला काटकर हत्या कर दी। इस वारदात में छोटी बहन ने साथ दिया। आरोप है कि दोनों ने रात को चारपाई पर सो रहे पिता का दरांती से गला काट दिया। पिता जिंदा ना बच पाए, इसके लिए उनके पेट और कंधे पर भी कई बार वार किए। पिता की हत्या करने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बेटी ने बताया कि पिता रोज शादी के लिए ठोकते थे, इसलिए परेशान होकर पिता की हत्या कर दी। सुनिए। 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी।
जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। मतलब कहीं पिता ने पढ़ने बोल दिया तो मार दिया, कहीं शादी के लिए बोल दिया तो मार दिया। चल क्या रहा भाई। इसी तरह से एमपी के बैतूल में एक कांड हुआ जहां 12वीं क्लास में टॉपर रहा छात्र अपने परिवार का हत्यारा बन गया। उसने एक ही रात में अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक धुर्वे ने सरकारी नौकरी के लिए कई बार फॉर्म भरे, लेकिन नौकरी नहीं मिलने से वो बात बात पर हिंसक होने लगा। किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद 19 फरवरी को आरोपी ने अपनी मां, पिता और छोटे भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। आरोप है कि उसने घर में मौजूद अपने 5 साल के भांजे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई। इस बीच आरोपी की नजर घर की पालतू बिल्ली पर पड़ी तो उसने बिल्ली को भी मार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ग्वालियर जेल भेज दिया। ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग कहते हैं अरे बॉस यही तो कलयुग है। लोगों का दिमाग हिल जा रहा है, क्या कीजिएगा, हो रहा है। चलिए पाठशाला में कुछ और आपको बताता हूं। अगला चैप्टर खोलता हूं। एनिमल मूवी वाली रश्मिका मंदाना और मेगा स्टार विजय की शादी की वो तस्वीरें कि बॉलीवुड भी आंखें फाड़ कर देख रहा है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में बुलाए गए 100 स्पेशल गेस्ट कौन है, और बॉलीवुड के गाने और हिंदू रीति रिवाज से मुस्लिम देश पाकिस्तान में शादियां क्यों हो रही हैं, अब इसका चैप्टर। एनिमल मूवी की हीरोइन रश्मिका मंदाना को तो अब घर घर में लोग जानते हैं। रश्मिका की शादी होने जा रही है जिसकी जबरदस्त चर्चा है। आज से कार्यक्रम शादी के शुरू हो गए हैं। रश्मिका मंदाना की शादी साउथ के ही एक और स्टार विजय देवरकोंडा से हो रही है। कहा जा रहा है कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान के उदयपुर में साउथ के स्टार कपल की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। साथ ही ये साल की सबसे चर्चित शादी उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोस नाम के एक बेहद खूबसूरत रिजॉर्ट में हो रही है। रिजॉर्ट को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया भी गया है। वहीं रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी के लिए भी बेहद खास इंतजाम किए हैं। रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी का जश्न 3 दिनों तक चलेगा। शादी को प्राइवेट रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। 100 लोगों की मेहमानों की लिस्ट में खास लोगों को ही शामिल किया गया है। शादी को खास बनाने के लिए देसी इंडियन स्टाइल का मेन्यू रखा गया है। साउथ की सुपरहिट जोड़ी की शादी में कब क्या होने वाला है, कौन कौन आने वाला है, ये सब आपको बताऊंगा। एक तरफ रश्मिका मंदाना की शादी चर्चा में है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हो रही शादियों की भी चर्चा है। पाकिस्तान में इन दिनों हिंदू रीति रिवाज का इतना चलन हो गया कि शादियों में हल्दी चल रही है, मेहंदी चल रही है, वरमाला की रस्में निभाई जा रही हैं। जिन शादियों में पाकिस्तानी महिलाएं हिजाब और बुर्के में नजर आती थी, उन शादियों में गरबा डांस हो रहा है। रश्मिका मंदाना की शादी की चर्चा हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया शादी की चर्चे से भरा पड़ा है। हर कोई जानना चाहता है कि शादी कब, कहां, कैसे हो रही है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं और शादी की रस्में भी शुरू हो गई। आज प्री वेडिंग इवेंट्स में पूल पार्टी और प्राइवेट डिनर रखा गया है। 25 फरवरी को हल्दी संगीत होगा जहां फ्लोरल डेकोरेशन और लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया गया है। 26 फरवरी को तेलुगु रीति रिवाज से पांडित्य पूजा होगी और फिर कोडाव रिवाज से शादी होगी। शाम को रिसेप्शन में डांस और फ्यूजन म्यूजिक का इंतजाम होगा। रश्मिका मंदाना ने अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा 2 की जो कामयाबी लोगों ने देखी थी उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें श्रीवल्ली के किरदार ने उनको उत्तर भारत में पहचान दिलाई और इसी के बाद हिंदी दर्शकों के बीच वो रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद रणबीर कपूर के साथ एनिमल फिल्म में उत्तर भारत में उनकी फैन फॉलोइंग को और बढ़ा दिया। अब जब रश्मिका मंदाना उत्तर भारत में आकर शादी कर रही हैं तो उन्होंने अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट भी रखा है। अपनी प्राइवेसी को लेकर यह कपल कितना सीरियस है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि शादी के वेन्यू पर 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है। लोकल पुलिस और हैदराबाद से आई खास टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहाड़ों के बीच बने होटल में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि शादी में नो फोन पॉलिसी लागू की गई ताकि कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। इतनी सिक्योरिटी का यही मकसद है कि शादी के हर पल को निजी रखा जाए और बिना किसी बाहरी दखल के सारे रस्म रिवाज शांति से पूरे हो सके। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में पहुंचने वालों की लिस्ट भी बहुत लंबी नहीं है। बताया जा रहा है कि शादी में कोई बहुत बड़ा फिल्मी सितारा नहीं बुलाया गया है। कुल मिलाकर सिर्फ 100 लोगों को इनवाइट किया गया है। करीब 50 खास मेहमान कमर्शियल फ्लाइट से उदयपुर पहुंचे हैं। गेस्ट लिस्ट में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हैं। इसके अलावा तेलंगाना के कुछ बड़े राजनेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया, लेकिन शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी जरूर की गई। उदयपुर में शादी के बाद ये कपल अपने दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के साथियों के लिए
2 बड़े रिसेप्शन होस्ट करने वाला है। पहला भव्य रिसेप्शन 4 मार्च 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में होगा, जिसमें साउथ इंडिया के टॉलीवुड और यहां के बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद मुंबई में भी एक ग्रैंड पार्टी देने की योजना बनाई गई है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। दोनों की कुल संपत्ति मिलाकर 130 करोड़ रुपए से ऊपर है। यह सिर्फ फिल्मों से होने वाली कमाई नहीं है, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस और प्रॉपर्टी भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना की नेट वर्थ 66 करोड़ रुपए है। उनके पास कूर्ग में 8 करोड़ का विला है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और गोवा में भी उनके अपने घर हैं। रश्मिका के पास रेंज रोवर स्पोर्ट्स, ऑडी Q3, मर्सिडीज बेंज सी क्लास जैसी गाड़ियां हैं। वो एक फिल्म के लिए करीब 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिल्मों के अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी। वहीं विजय देवरकोंडा सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उनकी नेटवर्थ 66 से 70 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। उनके पास हैदराबाद के जुबली हिल्स में 15 करोड़ का बंगला है। विजय देवरकोंडा के पास 30 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट भी है। विजय का कपड़ों का ब्रांड है जिसका नाम राउडी वेयर है। इसके अलावा वो हैदराबाद ब्लैक हॉक्स वॉलीबॉल टीम के को ओनर हैं। विजय एक फिल्म के लिए करीब 12 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। वो इंस्टाग्राम पर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए करीब 40 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, ऐसा दावा है। 3 दिनों तक चलने वाला शादी का पूरा प्रोग्राम कितना ग्रैंड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि शादी का इवेंट द मेमोंटस रैफल्स उदयपुर और फेयरमाउंट उदयपुर होटल में हो रहा है। शादी ITC मेमोंटोस में होगी, जो उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर है। यह प्रीमियम रिजॉर्ट स्टाइल होटल है जिसमें 117 से ज्यादा स्वीट्स हैं, विला हैं। 106 एकड़ में फैले इस होटल की लोकेशन जंगल के बीच में है। यह ITC के लग्जरी होटल में से एक है, जहां कई बड़े बॉलरूम, आउटडोर लॉन, इवेंट स्पेस सब मौजूद है। यही वजह है कि होटल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट है। ITC मेमेंटोस में सबसे महंगा स्वीट ग्रैंड प्रेसिडेंशियल है। बताया जा रहा है कि अल्ट्रा लग्जरी स्वीट का एक रात का किराया 2 लाख रुपए से शुरू होता है। वहीं इस लग्जरी होटल में सबसे सस्ते कमरे का किराया भी 35,000 रुपए के आसपास है। तो भारत में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बड़े चर्चे हैं, लेकिन उधर पाकिस्तान में हिंदू रीति रिवाज अपनाने की होड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान में हो रही शादी की हैं, जहां पीले कपड़े पहनकर हल्दी की रस्में निभाई जा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे भारत में हिंदू शादियों में होता है। पाकिस्तानी शादी में हल्दी की रस्म निभाने की एक और तस्वीर देखिए। बाकायदा वेडिंग शूट चल रहा है। जिस पाकिस्तान में महिलाओं को हिजाब और बुर्के में कई बार रखा जाता है, जहां शादियों में महिलाओं का चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं होती, वहां ये सब हैरान करने वाला है। हिंदू कल्चर का हिस्सा पाकिस्तान में लोग अपना रहे हैं और इसे साउथ एशियन कल्चर के तौर पर लेबल करके प्रचारित कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस पाकिस्तान में निकाह पढ़े जाते थे, वहां अब ऐसी शादियां हो रही कि कोई भी देखकर कहेगा कि किसी हिंदू की शादी हो रही। इस शादी में दुल्हन के आने पर आरती की जा रही है। हिंदू ट्रेडिशन लगभग हर शादी में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हिंदुओं में किसी भी शुभ काम के पहले आरती उतारी जाती है, वैसे ही पाकिस्तान की शादियों में आरती उतारी जा रही है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज में इंडियन ट्रेडिशन को अपनाने की होड़ दिख रही है। शादी की ये तस्वीरें पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाद वसीम की हैं। यहां आपको कोई बुर्का या पर्दा नहीं मिलेगा, जैसा कि पाकिस्तान के कल्चर में कई बार दिख जाता है। यहां तो दूल्हा वरमाला पकड़े हुए, जो हिंदू रीति रिवाज का कई बार हिस्सा रहा है, जो कुछ भी हिंदू कल्चर में देखने में अच्छा लगता है। अब पाकिस्तान में लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं और साउथ एशियन का लेबल दे रहे हैं। हिंदू कल्चर फॉलो करते हुए पाकिस्तान की एक्ट्रेस लाइबा खान ने भी अपनी शादी की। लग ही नहीं रहा था कि यह पाकिस्तान में किसी मुस्लिम परिवार में शादी हो रही है। जयमाला से लेकर हर वो रस्म निभाई गई जो आजकल हिंदू शादियों में भारत में हर जगह दिखती है, और आजकल क्या हमेशा से दिखती है। पाकिस्तान की शादियों में तो अब गरबा डांस भी हो रहा है। पाकिस्तानी शादियां बिना बॉलीवुड के गानों के तो अधूरी हैं। खैर, ये सब तो पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन यहां भारत में जो हो रहा है वो भी देखिए। पाठशाला में अगली क्लास। हिंदू लड़कों का धर्म परिवर्तन करा देने वाली 2 ऐसी सगी बहनें जिनका गैंग पकड़ाया तो बड़ा पर्दा उठ गया। भोपाल में केरल स्टोरी जैसा मामला, कन्वर्जन के लिए लड़कियों के इस्तेमाल का ऐसा आरोप कि सुनकर सब हैरान रह गए। धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी फिल्म केरल स्टोरी 2 की चर्चा के बीच एक ऐसा केस सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। भोपाल में 2 सगी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि वो धर्मांतरण का रैकेट चलाती थी। केरल स्टोरी फिल्म में दिखाया गया है कि धर्मांतरण का काम लड़के कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में उसका उल्टा मामला निकल कर आ रहा है। यहां 2 बहनों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके हिंदू लड़कों का धर्मांतरण कराया। खबर सुनकर लोग हैरान हैं। दोनों लड़कियों ने धर्मांतरण से बेशुमार दौलत कमाई, यह भी आरोप लग रहा है।
यानी धर्मांतरण कराने के बदले उनको पैसे भी कहीं से मिलते थे। पूरी खबर आज आपको बताऊंगा। साथ ही भोपाल से लेकर यूपी के महाराजगंज तक कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलने का आरोप है। धर्मांतरण के शिकार लोग खुद सामने आकर क्या दर्द बयां कर रहे हैं, यह भी दिखाऊंगा। पहले आपको धर्मांतरण के रैकेट की सरगना बहनों के बारे में बताता हूं। एक बहन का नाम अमरीन है और दूसरी बहन का नाम आफरीन है। इन दोनों पर आरोप है कि धर्मांतरण कराने के लिए इन्होंने पूरा गैंग बना रखा था। धर्मांतरण के लिए दोनों ही अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती थी, यह भी आरोप है। सोशल मीडिया पर दोनों बहनें रील्स बनाती थी और इसी के जरिए साजिश को अंजाम देती थी। शानदार रील्स और खूबसूरत चेहरे के पीछे बड़ी खतरनाक साजिश छिपी होने का आरोप है। इनके असली खेल का खुलासा तब हुआ जब दो पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में इन दोनों बहनों के खिलाफ रेप और धर्मांतरण की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की जांच में हैरान करने वाली बातें सामने। भोपाल में ऐसा रैकेट चलाने की आरोपी सिर्फ दो बहनें नहीं बल्कि 7 लोगों का पूरा एक गिरोह था। आरोप है कि यह गैंग बेहद शातिराना तरीके से सेक्स रैकेट भी चलाता था और हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, सो अलग। इस मामले में पुलिस ने अमरीन और आफरीन के अलावा चंदन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरीन और चंदन को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस को धर्मांतरण गिरोह के 3 और सदस्यों की तलाश है। आरोपी यासिर, बिलाल और चानू को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। अमरीन और आफरीन जो कुछ महीने पहले तक भोपाल की झुग्गियों में रहती थी, वो देखते ही देखते आलीशान विला की मालकिन बन गई। पैसे के लिए तरसने वाली दोनों बहनें लग्जरी लाइफ जीने लगी थी। अच्छे कपड़े, महंगा मेकअप, हर रोज क्लब और पार्टी, इनकी काया पलट देखकर लोग हैरान थे। आरोप है कि दोनों बहनों की जिंदगी में रईसी की यह रफ्तार उस गंदे धंधे की वजह से मिली जिसमें इन्होंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अमरीन और आफरीन का काम रईसजादों की पार्टियों में लड़कियां सप्लाई करने का। इनके सेक्स रैकेट का नेटवर्क भोपाल से गुजरात और मुंबई तक फैला होने का आरोप है। उन राज्यों तक भी लड़कियां सप्लाई करने का आरोप है। गिरोह के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में मैं बताता हूं। यह गिरोह हिंदू लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह करता था। जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक अमरीन और आफरीन का गिरोह पहले ऐसे गरीब हिंदू लड़कियों की तलाश करता था जिन्हें पैसे की मदद और काम की जरूरत होती थी। कुछ पैसों की मदद करके ये 10,000 रुपए महीने की सैलरी पर उन लाचार हिंदू लड़कियों को अपने घर में मेड के तौर पर रख लेते थे। जब किसी पार्टी में लड़कियों की डिमांड आती तब ये उन मेड्स को पार्टी में साथ ले जाती और पार्टी में नशीला पदार्थ देकर उनका यौन शोषण कराती। दोनों बहनों ने कई लड़कियों के अश्लील और न्यूड वीडियो बना लिए थे और आए दिन उन्हें ब्लैकमेल करके पार्टियों में ले जाकर परोसती थी। आरोप है कि अमरीन ने चंदन नाम के एक लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया। चंदन इस गिरोह के चंगुल में फंसी लड़कियों को धर्मांतरण के लिए कहकर राजी करता और वो उनकी शादी किसी अच्छे मुस्लिम लड़के से करा देगा, ये कहता था। इस गिरोह के खिलाफ जिन 2 पीड़ित महिलाओं ने एफआईआर करने की हिम्मत जुटाई, उनकी आप बीती सुनी। मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यात्री नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो। अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। यानी अमरीन और आफरीन के साथ साथ जो और गैंग के लोग थे उन पर आरोप यही है कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म, उनको सेक्स रैकेट में इस्तेमाल करना, लड़कों का धर्म परिवर्तन, लड़कियों का धर्म परिवर्तन, ऐसे ऐसे आरोप लगे। भोपाल के बाद यूपी के महाराजगंज में भी धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला केस सामने आया। यहाँ आमिर खान नाम के एक हिस्ट्री शीटर पर आरोप लगा है कि उसने अपनी पहचान बदलकर एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। आमिर खान ने खुद को पल्लू गुप्ता बताकर उस हिंदू लड़की से मंदिर में शादी की और जब वो लड़की बच्चे की मां बनने वाली थी तब लड़की को आमिर के असली आधार कार्ड से उसके मुस्लिम होने का पता चला। इसके बाद आमिर ने लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आरोप है कि आमिर ने लड़की को कलमा पढ़वाने के बाद निकाह किया। लड़की का आरोप है कि आमिर उसे बुर्का न पहनने और नमाज न पढ़ने पर मारता पीटता भी था। मौजूदा वक्त में लड़की आमिर के 2 बच्चों की मां है। उसने ये भी बताया कि आमिर पहले से शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी से 3 बच्चे हैं।
अब आमिर जेल में है, लेकिन 2 महिलाओं और 5 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सुनिए एक बार। जैसा हमारे पति जो है पल्लू गुप्ता बताया था, प्रेम किया था पल्लू गुप्ता बताकर, जो जात का मुस्लिम है, अमीर खान नाम है उसका। जब बनेलिया मंदिर में हमसे शादी किया पल्लू गुप्ता बताकर, उसके बाद जब बच्चा हमारा पेट में हो गया, हाँ देखे थे, कोई कार्ड था उस पे पल्लू गुप्ता लिखा, बच्चा हमारा हो गया, उसके बाद लिखा किया हमसे, मैम राजी नहीं थी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.